हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। तो आरती सोनी ब्लॉग 99 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ एक इमेजिंग वीडियो। पता है, मैं लेके आई हूँ झांसी के स्पेस म्यूजियम में, जो कि अभी झांसी में नया नया बना हुआ है। और पता है, इसमें हमें पूरे ब्रह्मांड की जानकारी दी जाती है, वो भी 3D वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप लोग कभी झांसी आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ स्पेस म्यूजियम ज़रूर घूमें। और आपके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, उनको लेके ज़रूर आएँ और उनको यहाँ पे स्पेस म्यूजियम में ज़रूर घुमाएं। हमें है ना पूरी ब्रह्मांड की जानकारी दी जाती है कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी है और हमारा चंद्रमा पे हम कैसे जा सकते हैं, और हमें चंद्रमा पे जाते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या होता है। सारी चीज़ें हम लोगों को वहाँ 3D वीडियो के माध्यम से दिखाई जा रही थी। सच में आपको ऐसे अनुभव लगेगा कि जैसे आप सच में चंद्रमा पे जा रहे हो, फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग भी चलिए वीडियो को एंजॉय करें मेरे साथ। देखिए मैंने कैसे कैसे वहाँ पे क्या क्या देखा है। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपको झांसी की एक बहुत स्पेशल जगह लेके आई हूँ, और जहाँ पे अगर आप लोगों ने नहीं घूमा है तो चलिए और घूमिए मेरे साथ, और बताऊंगी मैं इसके अंदर क्या क्या है। और कहीं भी आप जाओ ना, तो सबसे पहले होता है गाड़ी पार्किंग। तो यहाँ पे देखते हैं गाड़ी पार्किंग के लिए भैया से बात करते हैं। तो चलो, इनकी क्या सुविधा है यहाँ। आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हो और जाके आप देख सकते हो। अच्छा, थोड़े दूर यहाँ पे आपकी ड्यूटी किस जगह लगी है। झांसी स्पेस म्यूजियम पर गेट नंबर 2 जी, यहाँ पे आप गाड़ी के कितना चार्ज लेते हैं। यहाँ पर वो लगा है पूरा 2 घंटे तक का 12 रुपये है। हाँ, इससे ज़्यादा होता है उसका 24 रुपये चार्ज होता है। ओके, आप लोगों ने सुन लिया है। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो गाड़ी का चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाड़ी का चार्ज, अब इसके बाद चलते हैं अंदर। और अंदर इस तरह से आप देखिए, मैं घुसी हूँ इस तरह से, गेट पे है मेन गेट, और मैं आप लोगों को दिखा। तो चलिए आज मैं आपको घुमा रही हूँ कहाँ, आप लोग खुद देखिए। और इसके बाद मैं जैसे घुसती हूँ तो देखती हूँ कौन बैठा हुआ है। फिर बैठे हुए एक अंकल, उनसे बात करते हैं। चलिए, हेलो सर, आपकी यहाँ ड्यूटी लगती है? तो आपकी नाइट ड्यूटी लगती है कि मॉर्निंग? हाँ, दिन में ही है। दिन में ही है। तो आपको यहाँ बाहर क्या करना काम होता है? आने जाने वालों को देखना होता है कि सभी लोग सब अच्छे आ रहे हैं, जा रहे हैं। चलिए अंकल, हम आपको अपने ब्लॉग में लेते हैं, यूट्यूब पे देखिए आप आपको थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हो? मैं गोरखपुर का हूँ। गोरखपुर से। आपका नाम क्या है? आबादी है। ओके, चलिए, अंकल जी ने बताया नाम, मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकल को देख के मुझे अपने पापा की याद आई है, तो मैं पैर छूती हूँ अंकल की। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। है ना, थूकना सब जगह मना है, ये तो बात सब जगह लिखी होती है। अंदर से देखे, देखिए, अब आप देख सकते हो, वेरी नाइस। और कह रहे हैं अंदर से नहीं घुमा रहे हैं। क्यों नहीं घुमा रहे हैं पता है मुझे, क्योंकि अंदर जाने के पैसे लग रहे होंगे पक्का, मैं जानती हूँ उनको। तो आप जैसे ही गेट से घुसेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है टिकट काउंटर, और यहाँ से आपको लेना पड़ेगा टिकट। और चलिए हम टिकट के लिए मैडम से कुछ बात करेंगे कि यहाँ का टिकट कितने का है, क्या है, और उनसे सारी जानकारी लेते। क्योंकि चलिए मैं हूँ और दीदी से। और दीदी, आप यहाँ कहाँ पे बैठती हो? टिकट काउंटर पे। वेरी नाइस। तो आप किस जगह पे हो अभी? ड्यूटी किस जगह लगी है आपकी? एक बार बताइए, आप यहाँ टिकट कितने का लगता है? 50 रुपये पर है। 6 से 12 साल तक के बच्चों का 25 है, बड़ों का 50 है, और स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है। अच्छा, तो स्टूडेंट कार्ड। तो स्टूडेंट के लिए उन्हें कोई आईडी प्रूफ लाना पड़ता है क्या? अच्छा, तो दीदी ने बताया है कि अगर स्टूडेंट है तो आईडी कार्ड लेके आए तो उनका कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 50% का उनका टिकट 25 का उनका होगा, 50% डिस्काउंट लग जाएगा। पर मेरा कोई डिस्काउंट नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। तो चलिए आप 2 टिकट बनाइए।
तो मैं 2 टिकट बना। आप जैसी गेट से घुसेंगे सबसे पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा और टिकट 50 रुपीज़ का है और बाकी सारा सब बताया दीदी ने, तो आपने समझा, मैंने लिए हैं टिकट। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट है ना, तो आप लोगों का लगेगा 50% डिस्काउंट। लोग आने वाले हैं मेरे ब्लॉग में। हाय, आरती सोनी ब्लॉग को जरूर देखिए। तो देखिए, आप गेट से ऐसे घुसते हो, यहाँ पे आपने टिकट लिया है और इस तरह से अब आपको सबसे पहले मैं यहाँ दिखाऊंगी, बाहर का एरिया दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप देख सकते हो। तो पता है मैं इतने सालों से झांसी में हूँ, पर मैंने आज तक यहाँ घूमा नहीं है अभी तक, है ना। तो आज देखिए आप इस तरह से, और अभी मैं उस साइड भी जाऊंगी और वहाँ पे भी घूमूंगी। और अब मैं सबसे पहले जो आपको सीढ़ियाँ दिख से चलते हुए मैं अंदर जाऊंगी। ओके, तो आप अंदर जाएंगे तो देखते हैं क्या प्रोसेस है यहाँ के अंदर जाने के लिए। सबसे पहले आप अंदर जाओगे ना तो भैया मिलेंगे। एक भैया, आप क्या बोल रहे हो, यहाँ से ही अंदर जाना है? शूज निकाल दीजिए। तो आ रहे हो तो शूज बाहर उतारना पड़ेगा आपको। देखिए किस निकाल रहे हैं, देखिए आप, शूज उतार के ही अंदर जाना होता है। स्टार्ट हो रहा है भैया। सो वेरी नाइस। तो भैया इसको 2 है, हमारे एक हस्बैंड का भी है। तो चलिए मैं इसके अंदर ले चलती हूँ आपको और दिखाती हूँ कि मैंने इसके अंदर घुस के क्या क्या देखा है। और आप लोग भी देखिए, पूरी ब्रह्मांड की जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ओ भाई पकड़ लो, मुझे बहुत अंधेरा है, लाइट जला। तो मुझे तो दिख ही नहीं रहा। अरे भाई मेरे अंधेरा है बहुत। बल्कि समय को परिभाषा ही बदल गया। वाह! ब्रह्मांड के लगातार बढ़ते आकार के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा घनत्व भी लगभग 47,000 वर्षों में पदार्थ की ऊर्जा घनत्व फोटॉन और न्यूट्रिनो से अधिक हो गई है। और इस तरह ब्रह्मांड के व्यवहार को प्रभावित कर रेडिएशन डोमिनेटेड अर्थात विकिरण प्रधान युग के अंत और पदार्थ प्रधान युग के प्रारंभ को चिन्हित किया। गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर पदार्थ ने बड़े गैस के बादल बनाए, जिनसे तारे और आकाश गंगाएं पैदा हुई। ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय ऊर्जा भी मौजूद है, जिसका घनत्व अजीब तरह से समय के साथ नहीं बदलता है। लगभग 9.8 अरब वर्षों के बाद ब्रह्मांड अंततः इतना विस्तारित हो गया था कि जिसके पदार्थ का घनत्व डार्क एनर्जी के घनत्व से कम हो गया। इससे वर्तमान में अंधकार ऊर्जा प्रधान युग की शुरुआत हुई। संयोग से डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा है कि ये ब्रह्मांड के बारे में बताया जा रहा था इधर। और हाँ, तो भैया बताते जाइए ये क्या है, हम लोगों को तो नहीं पता है। वो भी अगर इसमें कोई जानकारी वाला है, आप जानते हैं क्या? अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कि यहाँ पे हेल्पर। वेरी नाइस, अच्छा है, देख सकते हो आप।
पूरा ब्रह्मांड के हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत का समय चक्र आप देख सकते हो, अतीत का सारी चीज़ें कितनी अच्छी। वाकई स्टूडेंट जो होते हैं, बच्चे लोग होते हैं ना, उन लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए, और जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं ना, उनको तो बिल्कुल विशेष आना चाहिए इधर। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, और आगे जैसे ही मैं गई, जैसे देखिए गेट खुला, फिर एक तीसरा, और मैं गई अंदर। ओ वेरी नाइस। यहाँ पे एक जी देखिए आप, इस तरह से आपको मिलेगा इधर। सारी ब्रह्मांड की जानकारी यहाँ दी जा रही है। देख रहे हो भाई कैसे है, क्या मस्त है ना, वाकई सच में। एक नजर उसकी अंतर की यात्रा पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आज जिस मुकाम पर है, इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में ही हो गई थी। तो महान वैज्ञानिकों ओवी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ने कई सारे प्रयोग करके अंतरिक्ष अनुसंधानों का निर्माण किया। अपनी सोच और समझ में इसरो के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1969 में इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को ही तत्कालीन रूप से इसरो का नाम दे दिया गया। इसरो का मुख्य कार्य वैसे तो अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाले व्हीकल सिस्टम और साउंडिंग रॉकेट के संपूर्ण डिजाइन बनाना, उसका विकास और उन्हें ठीक तरह से अंतरिक्ष में लॉन्च करने का है। लेकिन इसरो समय समय पर संचार उपग्रहों को भी डिजाइन कर उन्हें अंतरिक्ष में भेजता रहा है। यदि आज के समय तक इसरो की कामयाबी के बारे में बात की जाए तो इसरो संख्या में सैटेलाइट अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किए गए हैं। इसरो ने ही यान लॉन्च नहीं किए, बल्कि इनमें से अधिकतर यान विदेशों के लिए लॉन्च किए गए। भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इसरो ने अब तक पूरे भारत में 9 सेंटर स्थापित किए हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान के केंद्र बनाए गए हैं। इसरो की सबसे बड़ी और अहम यान है, क्योंकि इस यान ने चंद्रमा पर पानी की खोज करके वहां भारत देश का परचम लहराया और चांद पर खोज करने वाला पहला देश बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसरो ने फिर से चंद्रयान 2 का निर्माण किया। चांद की यात्रा करने के बाद इसरो ने मंगल की यात्रा साल 2013 में की, जिसे मिशन मंगल का नाम दिया गया। 2017 में भी ऐतिहासिक क्षण तब आया। फरवरी महीने में एक ही मिशन पर 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर कीर्तिमान रच दिया था। फिर 2019 में इसरो ने दूसरा मून मिशन चंद्रयान भेजा और आखिरकार 23 अगस्त 2023 को चांद पर कदम रख नया इतिहास रच डाला। भारत आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में अग्रणी देश बन चुका है और इसका श्रेय जाता है इसरो को। वेरी नाइस। इसके बावजूद इसरो के विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों, उपग्रह प्रक्षेपणों और अनुसंधान परियोजनाओं पर काम थमे नहीं। इसरो का सफर जारी है। ये अब आगे चलना पड़ेगा। इसके बाद आप आगे चलेंगे और आगे आगे जाते जाएंगे आप। भैया हो गया, अभी और देखना है। ओ बैठना है। ब्रह्मांड के प्रारंभ से जैसा कि जीवन के मूलभूत निर्माण खंड बनाए पृथ्वी लगातार बदलती रही है। ये इस विशाल ब्रह्मांड में अपने लिए एक बहुत ही अनोखी स्थिति हासिल करने के लिए विकसित हुआ है। इसकी विशिष्टता इसी तथ्य में है कि जहां तक हम जानते हैं
ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन शामिल है। ये अपने सबसे दुर्गम इलाकों में भी जीवन का पोषण करता है। एक प्रजाति के लिए जो रहने लायक नहीं हो सकती, वो दूसरे के रहने और पनपने के लिए आदर्श घर और निवास स्थान है। इस पृथ्वी पर जीवन की कई सारी प्रजातियां हैं, जिसमें कि हम सभी का नाम भी नहीं ले पाए हैं। सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध में रहती हैं। हर एक अपने अस्तित्व और प्रसार के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। अरबों वर्षों में हमारी पृथ्वी विस्तार करते रहने वाले ब्रह्मांड में लड़खड़ाते हुए उस पर संपूर्ण जीवन के लिए एक जीवंत अंतरिक्ष यान बन गई है। इस अंतरिक्ष यान के 2/3 हिस्से पानी में ढके हुए थे और इसी ने इस ग्रह को उसका नीला रंग दिया। यहाँ पर जीवन के प्रथम रूप दिखाई दिए। समुद्र के सबसे गहरे बिंदुओं से जीवन भूमि और सबसे ऊंचे पहाड़ों की ओर चला गया। पृथ्वी की गहराई में इसकी गर्म मेंटल और फिर बाहरी और आंतरिक कोर स्थित है। वहां का तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, जो सूर्य की सतह के तापमान के लगभग बराबर है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आंतरिक कोर की सीमा पर तरल बाहरी कोर पृथ्वी के आंतरिक भाग के क्रमिक शीतलन के कारण प्रति अरब वर्ष लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा और ठोस हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी कोर में निर्मित कन्वेक्शन करंट्स अर्थात हमारे ग्रह की चुंबकीय फील्ड्स का निर्माण करते हैं। ये हमारे ग्रह के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र ही है, जो हानिकारक विद्युत चुंबकीय विकिरण को हम पर हमला करने से रोकती है। कल्पना कीजिए, यदि मात्र एक दिन के लिए भी ये मैग्नेटिक फील्ड्स न होती तो सारा का सारा जीवन नष्ट हो गया होता। तो चलिए अब नेक्स्ट चलेगा क्या बताया जा रहा है। तो चलिए अब चल रहा है भागी बसू भागी सगळ्यात भागी चला सगळ्यात मागे ब्रह्मांड की विशालता और विभिन्न खंडों से होकर अपनी यात्रा के बाद जैसे ही हम खुद को अंतरिक्ष केंद्र की गैलरी में पाते हैं, आइए हम सबसे दूर तक की यात्रा पर चलें। आइए ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में हम स्वयं अपने आप को जरा देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने नीले ग्रह की गर्मी और अपनी पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा को पीछे छोड़ते ऊपर उठते जा रहे हैं, हम खुद को खोजने के लिए अंतरिक्ष की दुर्गम ठंडक के माध्यम से यात्रा करें। हम नए अन्वेषक बने, जिन्होंने आगे बढ़ने और अपने भीतर खुद को खोजने का साहस किया है। अब हम ये यात्रा शुरू करने वाले हैं। अपनी सीट पर बैठे रहे। ये यात्रा कभी कभार उबड़ खाबड़ भी हो सकती है, लेकिन इस स्टारशिप पर आपके कप्तान के रूप में मैं आप सभी को सुरक्षित
और स्वस्थ वापस लाने का वादा करता हूँ। ओके, थैंक अपनी यू। ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू करने से पहले आइए हम अपने सौर मंडल पर प्रकाश डालें। वेरी सूर्य नाइस। से शुरू होने वाले 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। एक समय 9वें ग्रह समझे जाने वाले प्लूटो को अब हमारी ग्रह श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाता है। वास्तव में सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा पूर्ण वृत्त में नहीं बल्कि एक अंडाकार कक्षा में होती है। उदाहरण के लिए इस अंडाकार कक्षा का अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। सबसे निकटतम बिंदु को पेरिहेलियन कहा जाता है और सबसे दूर का बिंदु एथेलियन है। सूर्य के निकट पहुंचकर हम पृथ्वी पर समस्त अस्तित्व को कायम रखने गोल गोल वाली घूम रहा इस है। असीम जीवन शक्ति से भेंट करते हैं। सूर्य के निकट लगभग 93 यानी 150 मिलियन किलोमीटर की औसत पर हमें एक खगोलीय ऊर्जा घर का सामना करना पड़ता है। वहां पर सौर ज्वालाओं का नजारा होता है जो कभी कभी बहुत उल्लेखनीय ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जिनका तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। सौर मंडल में हमारा प्रारंभिक गंतव्य बुध। सूर्य के सबसे निकटतम यह ग्रह एक चट्टानी वायुहीन दुनिया है जहां तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं, जहां दिन 27 डिग्री सेल्सियस चक्कर आ रहे हैं, घूम रहा तापमान -180 क्या डिग्री मस्त सेल्सियस तक है। गिर सकता है। बुद्ध। बुध की सतह टकराव से बनने वाले गड्ढों से सजी हुई है और ये पृथ्वी के लगभग 28 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है। इससे आगे बढ़ते हुए शुक्र अपनी मनमोहक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है, लेकिन सावधान रहें, यहां का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कि इसकी सूर्य से दूर होने के बावजूद बुध से भी अधिक गर्म है। हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे सुदूर क्षेत्रों में जाने से पहले आइए कुछ क्षण के लिए अपने निवास ग्रह पृथ्वी पर टकटकी लगाकर नजर डालें, जहां हम जो कुछ भी प्यार करते हैं, अपना मानते हैं और संजोते हैं, वो हमारी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। हमारे प्रिय चंद्रमा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि किंवदंतियों और कहानियों में एक खगोलीय प्रेरणा की तरह है। इसकी मनमोहक सुंदरता, जो अक्सर काव्यात्मक होती है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के रूप में इसके वैज्ञानिक महत्व को छुपाती है। चंद्रमा, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है, पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर करता है। जैसे ही हम अपने निकटतम पड़ोसी मंगल ग्रह को पार करेंगे, क्षुद्र ग्रह बेल्ट से गुजरने के लिए तैयार हो जाए। हमारे सबसे निकटतम है मार्स, सूर्य से चौथा और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह। ये केवल बुध से बड़ा है। मार्स को रोमन युद्ध के देवता का नाम दिया गया है और संस्कृत में इसे मंगल कहा जाता था। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये आकर्षक लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के प्रभाव के कारण होता है।
मंगल भी विरल वातावरण वाला एक स्थलीय ग्रह है। इसकी सतह पर जैसा कि आप देख सकते हैं गड्ढे, घाटियां, टीले और यहां तक कि ध्रुवीय बर्फ की टोपियां भी मौजूद हैं। अरे हमारे साथी यात्रियों, बिल्कुल भी चिंता न करें, आप सभी सुरक्षित रहेंगे। बस इन दिशाहीन और क्षुद्र ग्रह से कुछ छोटी मोटी टक्करें होंगी। पूर्ण रूप से निश्चिंत रहें कि आपका अंतरिक्ष यान उन सभी को, मेरा मतलब है कि लगभग सभी को संभालने में सक्षम है। जैसे ही हम बृहस्पति के चारों ओर उड़ते हैं, जो सूर्य से 5वां ग्रह है और जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है, इस विशाल ग्रह का वजन इस सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल वजन से 2.5 गुना से भी अधिक है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण बल में न फंस जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सुखद अनुभव नहीं होगा, है ना? अभी आप जो देख रहे हैं वो जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट है। ये एक विशाल तूफान है जो 17वीं शताब्दी में दूरबीनों द्वारा खोजे जाने के समय से चल रहा है। हम इसमें बिल्कुल फंसना नहीं चाहेंगे, है ना? हमने बृहस्पति के कई अज्ञात और अब तक ज्ञात लगभग 80 चंद्रमाओं में से कुछ को पार कर लिया है। प्राचीन काल से मनुष्य रात के आकाश में रहा है और उसने इसका नाम के नाम पर रखा है। संस्कृत में हमारे ग्रंथों ने हजारों वर्षों से इस ग्रह की पहचान की है और इसे बृहस्पति कहा है। क्या आप जानते हैं, प्रयागराज में प्रसिद्ध कुंभ मेला जो हर 12 साल में होता है, वास्तव में सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की यात्रा की समय रेखा का अनुसरण करता है। बृहस्पति अपनी एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर 12 वर्षों में पूरी करता है और इसी की स्मृति में कुंभ मेला हर 12 वर्षों में होता है। आइए हम अपने सौर मंडल के सबसे शानदार दृश्यों में से एक की ओर आगे बढ़ें। शनि ग्रह सैटर्न हमारे सौर मंडल के सबसे शानदार ग्रहों में से एक, पृथ्वी से 1.4 अरब किलोमीटर की विशाल दूरी पर है। अपनी कक्षा में निकटतम दूरी पर भी ये अभी भी हमारी पृथ्वी से लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। ये एक गैस जॉइंट भी है जिसकी औसत त्रिज्या हमारी पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना ज्यादा है। ये शनि ग्रह को हमारी पृथ्वी से लगभग 95 गुना अधिक विशाल बनाता है। अब हम आश्चर्य से देखते हुए इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता रिंग सिस्टम को पार करते हैं। ये रिंग सिस्टम बर्फ के कणों और छोटे चट्टानी मलबे और धूल से बनी है। शनि की कक्षा में जाने वाले सभी 83 चंद्रमाओं में से हम आधिकारिक तौर पर केवल 53 का ही नामकरण कर पाए हैं। जैसे जैसे हम अपनी अंतरिक्ष यात्रा में तेजी लाते जा रहे हैं, हम अपने सौर मंडल के अगले 3 ग्रहों को पार करते हैं। हम यूरेनस के ऊपर से गुजरते हुए बाहरी ग्रहों नेपच्यून,
बढ़ते हैं। सूर्य अब प्रकाश के एक छोटे से कण के अलावा और कुछ भी नहीं है, और हमारी पृथ्वी अब दिख भी नहीं रही। हम अब अपनी पृथ्वी से 7 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी पार कर चुके हैं। जैसे ही हम कुइपर बेल्ट में कदम रखते हैं, हमें शनि के समान एक बर्फीला घेरा दिखाई देता है, लेकिन 20 गुना चौड़ा और कुछ स्थानों पर 200 गुना भारी है। अब हम पृथ्वी से 10 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी पर इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में हैं। जैसे जैसे हम तेज गति से आगे बढ़ते हैं, हम 100 अरब किलोमीटर दूर एरिस और सेडना नाम के पौने ग्रहों से गुजरते हैं। परंतु हमारी यात्रा नहीं खत्म नहीं हुई है। हमने तो अभी तक अपने विशाल ब्रह्मांड की सतह को खरोंचा तक नहीं है। अब हम ऊंट बादलों के माध्यम से 1 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं आप सभी को इस ब्रह्मांड को इस यात्रा के रूप में अपने विचारों में अनुभव करने दूंगा। जब आप खुद को इस अविश्वसनीय विशालता के साथ एक महसूस करेंगे, अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा को जारी रखते हुए हमारा सामना प्रोसियोन, जिसे अल्फा कैनिस माइनोरिस के नाम से भी जाना जाता है, जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, हमारा सामना कैपेला से होता है, जो ओरिगा तारामंडल में एक प्रमुख तारा प्रणाली है। आगे बढ़ते हुए हम प्लीड्स क्लस्टर के पास पहुंचते हैं, जो ऋषभ यानी टॉरस तारामंडल में एक आश्चर्यजनक खुला तारा समूह है। इसे 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लीड्स ब्रह्मांडीय सुंदरता और खगोलीय महत्वता को प्रदर्शित करता है। ओरायन तारामंडल में मौजूद एक मनोरम तारकीय नर्सरी, गैस और धूल का ये विशाल बादल लगभग 24 प्रकाश वर्ष दूरी तक फैला हुआ है, और ये नए सितारों के जन्म स्थान के रूप में कार्य करता है। हम धनु यानी सजिटेरियस समूह का सामना करते हैं, जिसे मेसियर 22 के रूप में भी जाना जाता है, जो धनु यानी सजिटेरियस तारामंडल में एक गोलाकार तारा समूह है, और इसे ज्योतिषीय प्रतीकवाद में अन्वेषण और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे को पीछे छोड़ते हुए एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे M31 के नाम से भी जाना जाता है, जो इसे मिल्की वे आकाश गंगा की सबसे निकटतम स्पाइरल आकाश गंगा बनाता है। क्या आप जानते हैं, एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से भी बड़ी है। अब इन खगोलीय चमत्कारों, ब्लैक होल, तारकीय संस्थाओं को देखें, जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तीव्र है कि इनसे कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं पाता है। इसकी पृष्ठभूमि में स्थित तारों की विकृति इसके अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले समय के फैलाव से उत्पन्न होती है। सुरक्षित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका अत्यंत शक्तिशाली बल हमारे अंतरिक्ष जहाज को उनके गुरुत्वाकर्षण रसातल में खींच ले जाने का खतरा पैदा करता है। इससे पहले कि हम पृथ्वी पर वापस लंबी यात्रा करें, मैं आप सभी से कुछ देर के लिए यहां रुकने का अनुरोध करता हूं। हम अब उस घर से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। एक पृथ्वी वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये 10 ट्रिलियन किलोमीटर की भारी भरकम दूरी है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी हो सकती है? यहां से हमारी पृथ्वी दिखाई भी नहीं देती।
यदि हम पृथ्वी की ओर प्रकाश की एक किरण छोड़ें तो उसे घर तक पहुंचने में 10 अरब वर्ष लगेंगे। हम जिसे अपना घर कहते हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं, युद्ध और तबाही मचाते हैं, जिस पर शासन करने के लिए हम अपने परमाणु हथियारों को अपने अपने भंडारों में भरे जा रहे हैं, वो यहाँ की धूल के एक छोटे से कण के अलावा और कुछ है भी नहीं। ब्रह्मांड की इस पूरी योजना में, यहां तक कि जहां अभी हम खड़े हैं, हमारे सभी छोटे मोटे झगड़ों का कोई मतलब ही नहीं निकलता है ना। आइए अब हम अपने घर पृथ्वी पर वापसी की अपनी लंबी यात्रा शुरू करें। ब्रह्मांडीय बाधाओं से भरे तेजी से बढ़ते हुए हम अपने आप को प्रकाश की गति से भी तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और अपने ज्ञात ब्रह्मांड के किनारे पर स्थित अज्ञात क्षेत्रों की ओर एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये अभियान उन असंख्य रहस्यों और संभावनाओं को उजागर करता है जो हमारी वर्तमान समझ से परे इस विशाल ब्रह्मांडीय चादर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब जब हम अपनी दिव्य यात्रा समाप्त कर रहे हैं और अपने प्रिय ग्रह पर लौटते हैं तो हमेशा याद रखें कि पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है। इसे संजोएं और इसकी रक्षा करें, क्योंकि हमारे कार्य इसके भाग्य को आकार देते हैं। यदि हम अपने स्वयं के कार्यों से अपनी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे पास दोष देने के लिए कोई नहीं होगा और न ही हम कहीं और जा पाएंगे। धरती माता से प्यार करें और उसका पालन पोषण करें, क्योंकि वो इस विशाल दुर्गम ब्रह्मांडीय चादर में हमारा भरण पोषण और पालन पोषण करती है। तो आप लोगों ने देखा है ब्रह्मांड के बारे में किस तरह से बताया गया है। अच्छा, इधर से निकलना। तो चलिए, मैंने आपको बताया है ब्रह्मांड के बारे में और सारी जानकारी आप लोगों ने चला बाहेर चलो बाहेर इसमें अच्छा बच्चों को घुमाते क्या?
ये देखिए अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रहे हैं, बैठ गए हैं भाई, तैयार हो गए हैं, देखते हैं। रोना मत। बस आवाज सुनाई देती है। ऊपर तो फेस करो भाई, पहले ही से ऐसे हो गए हो। जो देखेगा वही तो करेगी उधर की तरफ। अच्छा अच्छा, उसमें देख रहे हो। वाह, जा रहे हैं अंतरिक्ष की यात्रा करने, देख। वाह। यस, यहाँ पे अगर आपको अंतरिक्ष की यात्रा करना हो तो 100 रुपये अलग से देना होंगे, पता है। मैं पूरे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कहाँ कहाँ आपको कितना कितना पेमेंट करना होता है। वाह वाह, गोल गोल घुमा रहे हैं, मुझे तो चक्कर आ जाएगा। ओ तो अब मैं आ रही हूँ बाहर और मैंने देख लिया है, सारा मज़ा ले लिया है। तो चलिए अब जो चप्पल स्टोन, तो आप लोग देख सकते हो ना कि मैंने आज आप लोगों को ब्रह्मांड के बारे में सारी जानकारी दी है। तो चलिए फ्रेंड, है ना, आप लोगों ने देखा कि आज मैंने आपको, है ना, कैसे घर बैठे ही ब्रह्मांड की, है ना, सैर करा दी। वाकई मस्त लगा है मुझे। और अगर आप लोग आना चाहते हैं तो पक्का ज़रूर आइए। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप आइए और आने के साथ साथ अपने, है ना, बच्चों को ज़रूर लेके आइए। और अगर आपके बच्चे, है ना, पढ़ रहे, बच्चे तो पढ़ते ही हैं, थोड़ा बड़े हों, छोटे बच्चों को मत लाइए। छोटे बच्चों के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों के हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आप बहुत हाँ 5th के ऊपर के बच्चे हों, 8th क्लास के ऊपर के बच्चे हों, उन बच्चों को तो ला सकते हो आप लोग। 8th क्लास के ऊपर के बच्चों को ला के ज़रूर दिखाइए, समझाइए उन्हें, क्योंकि उन्हें उतनी समझ आ जाती है और वो लोग हर चीज़ को समझने लगते हैं। तो आप छोटे के बच्चों को लेके मत आइए, 8th क्लास के ऊपर के बच्चों को लेके आइए। जैसे पार्क जाते हो आप लोग, उस तरह कोई भी छोटा बच्चा भी होता तो आप लेके आ जाते हो। तो छोटे बच्चों को यहाँ देखने लायक कुछ ऐसा नहीं है, उन्हें तकलीफ होगी, अंधेरा रहता है और आप उनको, उनके मारे आप भी नहीं घूम पाओगे और बड़े बच्चे भी नहीं घूम पाएंगे। इसलिए 8th क्लास के ऊपर के बच्चों को लेके ज़रूर आइए और ज़रूर दिखाइए कि हमारा ब्रह्मांड में क्या क्या है, कैसे हुआ है, क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, जिससे मैं इसी तरह की और वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं और आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। बाय बाय।